पैलेस्टाइन एक देश जो मेडिटरेनियन सी के पूर्वी किनारे पर बसा है उतना ही समृद्ध और पुराना है जितनी कि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है। सदियों से ये जगह अलग अलग सभ्यताओं का संगम रही है, संस्कृतियों का मेलजोल रहा है और दुख की बात यह है कि साम्राज्यों के लिए युद्ध का मैदान भी। ये जमीन जो पैलेस्टाइनियन लोगों का घर है अपने अंदर प्राचीन कहानियों, धार्मिक महत्व और आज के समय के संघर्ष का बोझ ढोती है। पैलेस्टाइन को समझने के लिए हमें इसके इतिहास में झांकना होगा, इसके वर्तमान की जटिलताओं को समझना होगा और यहाँ के लोगों की एक आज़ाद भविष्य की आकांक्षाओं को पहचानना होगा। मेडिटरेनियन सी और जॉर्डन रिवर के बीच बसा पैलेस्टाइन लीवेंट में एक महत्वपूर्ण जगह पर काबिज है। जमीन का यह छोटा सा टुकड़ा सदियों पुराने व्यापारिक मार्गों के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता आया है। यहाँ की उपजाऊ घाटियां और तटीय मैदान हजारों सालों से लोगों को जीवन दे रहे हैं। इस क्षेत्र का इतिहास पैलेस्टीनियन लोगों की कहानियों से जुड़ा हुआ है जो पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं। पैलेस्टीनियन लोग अपनी अनोखी सांस्कृतिक विरासत और इस जमीन से गहरे जुड़ाव के साथ अलग अलग समुदायों की एक जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। उनकी पहचान इस जमीन पर पीढ़ियों से रहने, इसकी खेती करने और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में योगदान देने से बनी है। चहल पहल भरे शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पैलेस्टीनियन समाज परंपराओं, भाषाओं और धर्मों के एक जीवंत मिश्रण को दर्शाता है। प्राचीन गूंज कैनानाइट्स से रोमन्स तक। पैलेस्टाइन की कहानी आधुनिक युग से बहुत पहले शुरू होती है, जो उन प्राचीन सभ्यताओं तक जाती है जिन्होंने इस जमीन पर अपनी छाप छोड़ी। कैनानाइट्स जो सेमिटिक मूल के लोग थे, उन्होंने तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में अपने शहर राज्य स्थापित किए। वे अपने समुद्री व्यापार, कृषि और अनोखी संस्कृति के लिए जाने जाते थे। कैनानाइट्स के बाद फिलिस्टाइंस, जिन्होंने इस भूमि को उसका नाम दिया, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तट के किनारे बस गए। उनकी उपस्थिति से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और कभी-कभी पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष भी हुआ। राजा डेविड और राजा सोलोमन जैसे शासकों के नेतृत्व में इजराइलाइट राज्यों के उदय ने क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। राजा डेविड द्वारा जीता गया जेरूसलम एकजुट इजराइलाइट साम्राज्य की राजधानी बना। एक धार्मिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में शहर का महत्व बढ़ता गया। हालांकि आंतरिक विभाजन और बाहरी दबावों के कारण अंततः उत्तर में इजराइल और दक्षिण में जूडा में राज्य का विभाजन हो गया। पूर्व से शक्तिशाली साम्राज्यों के आगमन ने विजय और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों को जन्म दिया। अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाने वाले असीरियन ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इजराइल के उत्तरी राज्य को जीत लिया। बेबीलोनियाई लोगों ने पीछा किया, यहूदा को जीत लिया और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यरूशलेम में पहले मंदिर को नष्ट कर दिया। खुसरू महान के अधीन फारसी साम्राज्य ने निर्वासित यहूदियों को यरूशलेम लौटने और मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी, जिससे सापेक्ष शांति और स्वायत्तता का दौर शुरू हुआ। पवित्र भूमि, धर्मों की भूमि। पैलेस्टाइन का ऐतिहासिक महत्व 3 प्रमुख धर्मों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के लिए इसके आध्यात्मिक महत्व से अलग नहीं है। यहूदियों के लिए जेरूसलम का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, क्योंकि यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थान माने जाने वाले पहले और दूसरे मंदिरों का स्थान यहीं पर है। दूसरे मंदिर का अवशेष पश्चिमी दीवार आस्था के एक शक्तिशाली प्रतीक और प्रार्थना और तीर्थ यात्रा के स्थल के रूप में खड़ा है। ईसाई धर्म की जड़ें पैलेस्टाइन में हैं। बेथलेहम के साथ यीशु के जन्म स्थान और जेरूसलम को उनके सूली पर चढ़ने और पुनरुत्थान के स्थान के रूप में चिह्नित किया गया है। चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर माना जाता है कि इसे यीशु के मकबरे के ऊपर बनाया गया था। दुनिया भर के ईसाइयों के लिए एक पवित्र गंतव्य बना हुआ है। पैलेस्टाइन के परिदृश्यों और परंपराओं में गहराई से निहित यीशु के जीवन और शिक्षाओं ने संस्कृतियों और शताब्दियों में प्रतिध्वनित किया है। 7वीं शताब्दी सी में उभरने वाला इस्लाम भी जेरूसलम को एक पवित्र शहर के रूप में मानता है। पैगंबर मोहम्मद की चमत्कारी रात की यात्रा, जिसमें माना जाता है कि वे जेरूसलम से स्वर्ग में चढ़े थे, ने इस्लामी परंपरा में शहर के स्थान को मजबूत किया। पैगंबर के स्वर्गारोहण के स्थान पर निर्मित डोम ऑफ द रॉक इस्लाम में जेरूसलम की पवित्रता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अल अक्सा मस्जिद डोम ऑफ द रॉक से सटी हुई दुनिया भर के मुसलमानों के लिए शहर के धार्मिक महत्व पर जोर देती है। साम्राज्य और विरासत। बाइजेंटीन्स से ऑटोमन्स तक। रोमन काल के बाद पैलेस्टाइन बाइजेंटाइन साम्राज्य का हिस्सा बन गया।
जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की निरंतरता थी। इस समय के दौरान ईसाई धर्म फला फूला, पूरे देश में चर्च और मठ बने। हालांकि इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति ने इसे संघर्ष का केंद्र बिंदु बनाए रखा, जिसके साथ विभिन्न साम्राज्यों के बीच नियंत्रण स्थानांतरित होता रहा। 7वीं शताब्दी सी में मध्य पूर्व में एक नई शक्ति का उदय हुआ, मुस्लिम अरब। उमर इब्न अल खत्ताब के नेतृत्व में जेरूसलम को 637 ईस्वी में बिज़ांटीन्स से शांतिपूर्वक जीत लिया गया था। इस्लाम के आगमन ने सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान के एक नए युग की शुरुआत की। डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद का निर्माण उमैयद खिलाफत के दौरान किया गया था, जो इस्लामी परंपरा में जेरूसलम के महत्व को और मजबूत करता है। उमैयदों के बाद विभिन्न मुस्लिम राजवंशों ने पैलेस्टाइन पर शासन किया, जिनमें अब्बासिद, फातिमिद और मामलुक शामिल थे। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र ने समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के दौर देखे। विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों ने एक समृद्ध इस्लामी सभ्यता में योगदान दिया। धर्म युद्ध जेरूसलम को पुनः प्राप्त करने के लिए यूरोपीय ईसाइयों द्वारा शुरू किए गए धार्मिक युद्धों की एक श्रृंखला 11वीं और 12वीं शताब्दी में तीव्र संघर्ष की अवधि लेकर आई। ईसाई नियंत्रण की संक्षिप्त अवधि के बावजूद पैलेस्टाइन बड़े पैमाने पर मुस्लिम शासन के अधीन रहा। बदलते हालात, ब्रिटिश जनादेश और बैलफूर घोषणा पत्र। कॉन्स्टेंटिनोपल में केंद्रित ऑटोमन साम्राज्य ने 16वीं शताब्दी में पैलेस्टाइन पर विजय प्राप्त की। उनका शासन सदियों तक चला, जिससे सापेक्ष स्थिरता और निरंतरता का दौर आया। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत में ऑटोमन साम्राज्य का पतन यूरोपीय उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के उदय के साथ हुआ। ज़ायोनिस्ट आंदोलन, जो पैलेस्टाइन में एक यहूदी मातृभूमि की वकालत करता है, ने यूरोप में गति पकड़ी, जिससे क्षेत्र के भविष्य में जटिलता की एक और परत जुड़ गई। प्रथम विश्व युद्ध ने मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया। जर्मनी के साथ संबद्ध ऑटोमन साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा और उसके क्षेत्रों को विजयी शक्तियों के बीच विभाजित कर दिया गया। पैलेस्टाइन भारत में ब्रिटिश उपनिवेशों के मार्ग पर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। राष्ट्र संघ ने 1922 में ब्रिटेन को पैलेस्टाइन पर एक जनादेश प्रदान किया, जिसका घोषित लक्ष्य क्षेत्र को अंतिम स्वतंत्रता के लिए तैयार करना था। ब्रिटिश जनादेश की अवधि यहूदी और अरब आबादी के बीच बढ़ते तनाव से चिह्नित थी। ज़ायोनिस्ट आकांक्षाओं और यूरोप में यहूदियों के उत्पीड़न के कारण पैलेस्टाइन में यहूदी आप्रवासन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बैलफोर घोषणा पत्र ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बैलफोर का ब्रिटिश यहूदी समुदाय के एक नेता लॉर्ड रॉथशाइल्ड को 1917 का एक पत्र ने मामलों को और जटिल बना दिया। घोषणा में पैलेस्टाइन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए ब्रिटिश समर्थन व्यक्त किया गया था, जबकि यह भी कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो पैलेस्टाइन में मौजूदा गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। एक राष्ट्र का जन्म, एक लोगों का विस्थापन, इजराइल का निर्माण। बाल्फूर घोषणा पत्र अपने प्रतीत होने वाले विरोधाभासी वादों के साथ भविष्य के संघर्ष के बीज बोए। घोषणा की स्पष्टता ने यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव को हवा दी। दोनों एक ही भूमि पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे जैसे यहूदी आप्रवासन बढ़ता गया, वैसे वैसे पैलेस्टाइन में उनके भविष्य को लेकर अरबों की चिंताएं भी बढ़ती गईं। अंग्रेज अपने परस्पर विरोधी वादों और बढ़ती अशांति का सामना कर रहे थे, व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रलय की भयावहता, जिसमें नाजी जर्मनी द्वारा 6 मिलियन यहूदियों की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी गई थी, ने एक यहूदी मातृभूमि के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को तेज कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित संयुक्त राष्ट्र पैलेस्टाइनियन मुद्दे में उलझ गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने पैलेस्टाइन को 2 राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, एक यहूदी और एक अरब, जिसमें जेरूसलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में नामित किया गया था। विभाजन योजना जबकि यहूदी नेताओं द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, अरब नेताओं द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिन्होंने इसे अपने अधिकारों के साथ विश्वासघात के रूप में देखा था। 1948 में पैलेस्टाइन से ब्रिटिश वापसी ने नए घोषित राज्य इजराइल और पड़ोसी अरब राज्यों के बीच युद्ध छेड़ दिया। 1948 का अरब इजराइल युद्ध, जिसे पैलेस्टाइनियंस द्वारा नकबा आपदा के रूप में जाना जाता है, के परिणाम स्वरूप इजराइल को निर्णायक जीत मिली।
इस प्रक्रिया में 7 लाख से अधिक पैलेस्टीनियंस अपने घरों से विस्थापित हो गए, पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए। युद्ध संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना में आवंटित किए गए क्षेत्र से भी बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले इजराइल के साथ समाप्त हो गया, जबकि पश्चिमी तट जॉर्डन के नियंत्रण में आ गया और गाजा पट्टी मिस्र के प्रशासन के अधीन आ गई। संयुक्त राष्ट्र की योजना में कल्पना की गई पैलेस्टीनियन राज्य कभी अस्तित्व में नहीं आया। संघर्ष के वर्ष अरब इजराइल संघर्ष और पैलेस्टीनियन संघर्ष। 1948 के युद्ध ने पैलेस्टाइन के इतिहास और दशकों से चले आ रहे संघर्ष की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। पैलेस्टीनियंस का विस्थापन, अपनी मातृभूमि का नुकसान और आत्मनिर्णय के उनके अधिकार से वंचित करना पैलेस्टाइनियन कथा का केंद्र बन गया। पूरे मध्य पूर्व में बिखरे हुए शरणार्थियों के साथ पैलेस्टीनियन पलायन ने बेदखली का एक स्थायी प्रतीक बनाया और वापसी और न्याय की इच्छा को हवा दी। बाद के दशकों में इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच कई बड़े युद्ध और अनगिनत छोटे संघर्ष देखने को मिले। 1937 में 6 दिवसीय युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल ने पश्चिमी तट, पूर्वी जेरूसलम, गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। 1973 योम किप्पुर युद्ध, जबकि एक इजरायली सैन्य जीत में समाप्त हुआ, ने कब्जे वाले क्षेत्रों पर इजराइल की पकड़ को चुनौती देने के लिए अरब दुनिया के निरंतर दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। इस पूरी अवधि के दौरान 1964 में स्थापित पैलेस्टाइन मुक्ति संगठन PLO पैलेस्टीनियन लोगों के मुख्य प्रतिनिधि निकाय के रूप में उभरा। यासर अराफात के नेतृत्व में PLO ने इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में संलग्न होने के साथ साथ पैलेस्टीनियन आत्मनिर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मांगी। गुरिल्ला युद्ध से लेकर कूटनीति तक PLO की रणनीति का उद्देश्य विश्व मंच पर पैलेस्टीनियन मुद्दे को जीवित रखना था। दीवारें और चौकियां, कब्जे में जीवन। 1990 के दशक में हस्ताक्षरित ओस्लो समझौते ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए आशा की एक किरण पेश की। 2 राज्य समाधान पर आधारित समझौते का उद्देश्य इजराइल के साथ एक पैलेस्टीनियन राज्य की स्थापना करना था। हालांकि पश्चिमी तट में इजराइल की निरंतर बसावट विस्तार, पैलेस्टीनियन आंतरिक विभाजन और हिंसा के एक चक्र के बीच शांति प्रक्रिया ठप हो गई। दूसरा इंतिफादा, जो 2000 में शुरू हुआ, संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। यरूशलेम में टेम्पल माउंट यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए एक पवित्र स्थल की यात्रा के दौरान एरियल शेरोन की यात्रा से शुरू हुआ यह विद्रोह वर्षों की हिंसा और रक्तपात में बदल गया। पश्चिमी तट में इजराइल द्वारा अलगाव बाधा का निर्माण, जबकि हमलों को रोकने के उद्देश्य से पैलेस्टीनियन आंदोलन को और प्रतिबंधित कर दिया और कब्जे की भावना को गहरा कर दिया। इजरायली कब्जे में रहने वाले पैलेस्टीनियंस के लिए जीवन चौकियों, आवाजाही प्रतिबंधों और आर्थिक तंगी की विशेषता रही है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माने जाने वाले पश्चिमी तट में इजरायली बस्तियों के विस्तार ने पैलेस्टीनियन भूमि को और अधिक खंडित कर दिया और एक सन्निहित और व्यवहार्य पैलेस्टीनियन राज्य को प्राप्त करना कठिन बना दिया। गाजा पट्टी, जिसे 2007 से इजराइल और मिस्र द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है, एक गंभीर मानवीय स्थिति का सामना कर रही है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं, बिजली और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच है। वैश्विक मंच, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और पैलेस्टीनियन मांगे। आत्मनिर्णय के लिए पैलेस्टीनियन संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और समर्थन प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने स्वयं के राज्य के लिए पैलेस्टीनियन लोगों के अधिकार की लगातार पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों ने इजरायली निपटान गतिविधियों की निंदा की है और 2 राज्य समाधान के आधार पर एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2004 की सलाहकार राय में फैसला सुनाया कि पश्चिमी तट में इजराइल की अलगाव बाधा का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। न्यायालय का निर्णय, जबकि कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, ने महत्वपूर्ण नैतिक भार उठाया और कब्जे वाले क्षेत्रों में इजराइल के कार्यों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निंदा को उजागर किया। ओस्लो समझौते के परिणाम स्वरूप स्थापित पैलेस्टीनियन प्राधिकरण पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करता है, लेकिन अपने क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण का अभाव है। पीए के प्रभावी ढंग से शासन करने की क्षमता इजरायली सुरक्षा उपायों, निपटान, विस्तार और आंदोलन और संसाधनों पर प्रतिबंधों से बाधित है। भौगोलिक और राजनीतिक रूप से विभाजित,
पैलेस्टीनियन लोग एक एकीकृत और स्वतंत्र राज्य की खोज में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना जारी रखते हैं। एक दूर का क्षितिज, शांति की तलाश और दो राज्य समाधान। दो राज्य समाधान इजराइल के साथ एक स्वतंत्र पैलेस्टीनियन राज्य की कल्पना करते हुए संघर्ष को हल करने के लिए सबसे व्यापक रूप से समर्थन वाला ढांचा बना हुआ है। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करना मायावी साबित हुआ है। बाधाओं में इजरायली बस्तियों का निरंतर विस्तार, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, जेरूसलम की स्थिति और पैलेस्टीनियन शरणार्थियों के वापसी के अधिकार शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति वार्ता में मध्यस्थता करने में भूमिका निभाई है। हालांकि ये प्रयास अक्सर पार्टियों के बीच विश्वास की कमी, घरेलू राजनीतिक विचारों और शामिल मुद्दों की जटिलताओं के कारण विफल हो जाते हैं। एक व्यापक और टिकाऊ शांति समझौते का अभाव हिंसा और अविश्वास के चक्र को कायम रखता है। पैलेस्टाइन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। दो राज्य समाधान, जबकि अभी भी कई लोगों के लिए पसंदीदा परिणाम है, महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। एक राज्य समाधान की संभावना सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों के साथ जाति या धर्म की परवाह किए बिना कुछ लोगों के बीच जोर पकड़ रही है, लेकिन यह उन लोगों के विरोध का सामना करती है जिन्हें डर है कि इसका मतलब यहूदी या पैलेस्टीनियन राज्य का अंत होगा। निष्कर्ष, संघर्ष की विरासत, शांति की आशा। पैलेस्टाइन की कहानी प्राचीन इतिहास, धार्मिक महत्व और आत्मनिर्णय के लिए एक आधुनिक संघर्ष से जुड़ी एक जटिल कहानी है। कैनानाइट्स से लेकर आज तक भूमि ने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, इसकी संस्कृति और लोगों पर अपनी छाप छोड़ी है। भूमि में गहराई से निहित पैलेस्टीनियन लोगों को विस्थापन, कब्जे और उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने का सामना करना पड़ा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अपनी जड़ों के साथ चल रहा संघर्ष इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डालना जारी रखे हुए है। स्वतंत्रता, न्याय और एक स्वतंत्र राज्य के लिए पैलेस्टीनियन लोगों की आकांक्षाएं अधूरी हैं। दो राज्य समाधान, जबकि भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है, भविष्य के लिए आशा की एक किरण पेश करता है, जहां इजरायली और पैलेस्टीनियंस शांति और सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर रह सकें। एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए अत्यधिक राजनीतिक इच्छा शक्ति, सभी पक्षों से समझौता और इजरायलियों और पैलेस्टीनियंस दोनों की वैध आकांक्षाओं को मान्यता की आवश्यकता होगी। तब तक पैलेस्टाइन की कहानी संघर्ष की मानवीय कीमत और शांतिपूर्ण समाधान की तत्काल आवश्यकता की मार्मिक याद दिलाती है।